हेलो एंड वेलकम बैक टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द लाइव लोड फॉर स्लोपिंग रूफ विद 50 डिग्री, मतलब यहाँ पे दोस्तों एक स्लोपिंग रूफ है। आपने ट्रस में देखा होगा, उसके ऊपर हम रूफ लगाते हैं, उसी की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा वो फ्लैट नहीं होती है, वो स्लोप्ड होती है। ठीक है, तो इसका स्लोप दिया है 15 डिग्री। वेयर एक्सिस इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब आप उस पर नहीं जा सकते। तब आपने बताना है इस केस में लाइव लोड कितना होगा। तो देखो दोस्तों, आपने ध्यान रखना है केस नंबर 1। इफ रूफ स्लोप इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, देन जो हम लाइव लोड कंसिडर करेंगे इस केस में ये कितना हो जाएगा। लाइव लोड ये हो जाएगा 1.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बात करते हैं केस नंबर 2 की। इफ रूफ स्लोप इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, इस केस में क्या होगा दोस्तों। इस केस में जो हमारा लाइव लोड आएगा वो आएगा दोस्तों लाइव लोड इक्वल टू 0.75 माइनस 0.02 पर ईच डिग्री ऑफ स्लोप। मतलब अगर 10 से ऊपर 1 डिग्री भी जा रहा है तो हर 1 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 0.75 में से माइनस कर देंगे। सिंपल। अब देखो 15 डिग्री दिया है तो ये 10 से कितना ऊपर है, 5 डिग्री ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.02 से 5 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1। तो हम 0.1 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना आपने, यूनिट भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखो हमने यहाँ पे बात की लाइव लोड की। तो लाइव लोड, डेड लोड, स्नो लोड, जितने भी लोड होते हैं यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा इसके कोड से रिलेटेड। तो चलिए कोड सभी जान लेते हैं जो कि लोड से रिलेटेड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है IS कोड 875। इसमें दोस्तों हमारे 5 पार्ट आते हैं। ठीक है, और 5 पार्ट में अलग अलग टाइप से लोड दिए हैं। चलिए सभी पार्ट्स को एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहला IS कोड 875 में सबसे पहला पार्ट है पार्ट नंबर 1, जो कि रिलेटेड होता है डेड लोड से। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए डेड लोड किस पार्ट में दिया है, आपने बताना है पार्ट नंबर 1 में। वहीं पे लाइव लोड आता है दोस्तों पार्ट नंबर 2 में, विंड लोड पार्ट नंबर 3 एंड स्नो लोड पार्ट नंबर 4। यहाँ तक सिंपल है। उसके बाद जो पार्ट नंबर 5 है ये किसी इंडिविजुअल लोड के लिए नहीं है। ये बात ध्यान रखना है, ये किसी भी इंडिविजुअल लोड के लिए नहीं है। ये दोस्तों जो भी हमने अभी ऊपर लोड पढ़े हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन को बताता है पार्ट नंबर 5, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स। अब यहाँ पे एक लोड और आता है जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक लोड, और इसी का दूसरा नाम है सेस्मिक लोड। तो ये आता है IS 1893 2002। ठीक है, तो IS 1893 2002 इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक लोड और यू कैन से सेस्मिक लोड। तो ये सभी कोड आपने अच्छे से ध्यान रखने हैं। देखो कोड से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कोड आपसे सीमेंट का भी पूछा जाएगा, कंक्रीट के कोड भी पूछे जाते हैं, स्टील के कोड भी पूछे जाते हैं। तो सभी कोड को आपने एक पेज पे लिख लेना है और 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इन द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर बाय प्लास्टिक थ्योरी द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो देखो हम जब प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर में, तो उसमें हम दोस्तों
इलास्टिक थ्योरी पढ़ते हैं, प्लास्टिक थ्योरी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक थ्योरी आपसे पूछी है। अब आपने बताना है कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए सभी थ्योरीज को एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है इक्विलिब्रियम कंडीशन। भाई देखो, आंख बंद करके लगा देना, इक्विलिब्रियम तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसमें इक्विलिब्रियम तो होना ही चाहिए। इक्विलिब्रियम का 3 इक्वेशन हमको देखने को मिलता है। 2D में 3 होता है और 3D में 6 होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है दोस्तों? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन में। कोई स्ट्रक्चर संतुलन में कब होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में या बैलेंस में कब होगा? जब उस पर सफिशेंट सपोर्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक ये स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हिंज है, यहाँ पे क्या है? हिंज। और ये आपकी सपोर्ट पर 2 रिएक्शन आएगी, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से। बट यहाँ पे हिंज होने के कारण ये इस पर रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको 2 इक्विलिब्रियम मिलेगी, एक नीचे की साइड नहीं जा सकता है और एक इस साइड नहीं, हॉरिजॉन्टल भी इसका मूवमेंट नहीं होगा, बट ये दोस्तों जेड डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हमको 2 इक्वेशन मिलेगी। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम शैल बी सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द स्ट्रक्चर मेंबर शैल बी इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इधर आप खड़े हैं और इधर आपका कोई अपोनेंट है, और यहाँ पे बीच में एक बॉल है, आपने उसको रस्सी से बांधा हुआ है। इधर से आप F लगा रहे हैं, इधर से वो F लगा रहा है। लेट्स सपोज आपने F1 लगाया और उसने F2 लगाया। अब आपका F कितना है? 10 और इसका है 12। तो रिजल्टेंट किस साइड जाएगा? रिजल्टेंट जाएगा इस साइड, क्योंकि इस साइड 12 है। रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ है। अगर रिजल्टेंट 0 हो जाए तब क्या होगा? तब आपका भी 10 होगा और इसका भी 10। उस केस में रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, तो ये बॉल दोस्तों बीच में रहेगी, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट 0। तो इक्विलिब्रियम के लिए रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। रिजल्टेंट ऑफ ऑल मोमेंट्स शैल बी इक्वल टू 0। मोमेंट्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट शैल बी कंसिस्टेंट विद द लोड अप्लाइड टू द स्ट्रक्चर। मतलब दोस्तों जो मोमेंट्स है, बेंडिंग मोमेंट है, शैल बी कंसिस्टेंट विद द लोड अप्लाइड टू द स्ट्रक्चर। सिंपल है इसका मतलब, जब हम लोड लगाते हैं तो उसी से हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपका मोमेंट 0 है, कहीं पे आपका मोमेंट 0 है, इट मीन्स वहाँ पे जो लोडिंग होगी वो कैसी होगी, उसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। ठीक है, अब बात करेंगे मैकेनिकल कंडीशन की। एट द कोलैप्स स्टेट sufficient number of plastic hinge must be developed so as to transfer a part or the whole of structure into mechanism or the mechanism। देखो दोस्तों यहाँ पे बोला है जब आप लोडिंग बढ़ाएंगे, देखो आपने लोडिंग बढ़ाई तो इस टाइप से स्टील का कर्व जाता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है अपर यील्ड पॉइंट, उसके बाद इस टाइप से कर्व जाता है, इस टाइप से, इस टाइप से जाता है। ठीक है, यहाँ मैं ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, नीचे दिखाऊंगा। तो जैसे जैसे आप लोडिंग बढ़ाएंगे, पहले आपका इलास्टिक जोन आएगा, उसके बाद फिर यील्ड पॉइंट आएगा, उसके बाद प्लास्टिक जोन चालू हो जाएगा। तो प्लास्टिक जोन का मतलब क्या है? उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आना है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आना है। तो यहाँ पे बोला है कि जब भी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो किसी बॉडी में, तो वहाँ पे दोस्तों एक हिंज बन जाना चाहिए जिसके अबाउट वो रोटेट करे। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक हिंज। फिर है आपका यील्ड कंडीशन। एट कोलैप्स स्टेट नो वेयर शैल बी बेंडिंग मोमेंट एक्सीड दी प्लास्टिक मोमेंट। देखो जब दोस्तों कोई भी स्ट्रक्चर फेल होने वाला होता है, मतलब कि अगर हम प्लास्टिक स्टेट की बात करें जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो उस टाइम पे जो भी बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है
मेंबर में उसको बोलेंगे प्लास्टिक मोमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वो उसका एक मैक्सिमम या अल्टीमेट मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब एक बात बताइए, यील्ड पॉइंट तो उससे पहले आएगा, तो यील्ड पॉइंट पे जो भी मोमेंट जनरेट होंगे वो उसके प्लास्टिक मोमेंट से हमेशा कम होंगे, ठीक है। तो ये होता है यील्ड कंडीशन। तो प्लास्टिक थ्योरी में तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के दिखा रखा है, कैसे कैसे दोस्तों ये जो आपका वेरिएशन है कैसे कैसे होता है। देखो फर्स्ट स्टेज है, जब आप लोड लगाएंगे तो इस टाइप का डायग्राम आएगा आपका, इस टाइप का आएगा। ये अभी यील्ड में चल रहा है, मतलब कि अभी इलास्टिक जोन में चल रहा है। इलास्टिक जोन में क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लीनियर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं आप, स्ट्रेस क्या है, लीनियर है, स्ट्रेस लीनियर है, स्ट्रेस लीनियर है। बट जैसे ही इसके बाद आपका क्या होगा, जैसे ही आउटर मोस्ट फाइबर पर मैक्सिमम स्ट्रेस रीच कर जाएगा, भाई ये मेरा एक बीम है, इसका ये आउटर मोस्ट फाइबर है, आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो आउटर मोस्ट फाइबर है इस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पर जैसे जैसे बढ़ते हैं स्ट्रेसेस ज़्यादा ज़्यादा आती है, ठीक है। उसके बाद ये तो और नहीं ले सकता है, बट ये नीचे वाले फाइबर को ट्रांसफ़र करता चला जाएगा, ये नीचे वो करेगा, ये नीचे वो करेगा। तो इस टाइप से आपका जो डायग्राम है वो बनना चालू हो जाएगा, और फाइनली जो डायग्राम बनता है दोस्तों ये बनता है, ठीक है। ये स्टेज 4 का है, और इसमें आपने कुछ नहीं जानना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ ए वाटर हैविंग ए टोटल एल्कलिनिटी ऑफ 200 mg पर लीटर HCaCO3, इसको CO3 लिख लेना, एंड 120 mg पर लीटर ऑफ Ca प्लस प्लस एंड 60 mg पर लीटर ऑफ Mg प्लस प्लस एज आयंस। कैलकुलेट टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन mg पर लीटर HCaCO3। देखो हार्डनेस आप सभी समझते होंगे, हार्डनेस किसके कारण आती है, ये हम बात करें तो ये आती है दोस्तों मल्टी वैलेंट कटायन के कारण। ध्यान रखना है, मल्टी वैलेंट कटायन होने चाहिए, एक से ज़्यादा कटायन, और कटायन पे कैसा चार्ज आता है, प्लस का चार्ज आता है। ध्यान रखना है, कभी भी नेगेटिव कोज नहीं करते हैं हार्डनेस को, ये हमेशा दोस्तों पॉजिटिव कटायंस ही, मतलब पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वही आपके कोज करते हैं हार्डनेस को। पहला पॉइंट तो ये, और इसमें कैसे आ जाएंगे Ca Mg और भी आते हैं, बट मैक्सिमम जो अमाउंट होता है इन्हीं कैल्शियम और मैग्नीशियम का होता है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या Na कोई हार्डनेस कोज करता है, नहीं कोज करता। यहीं से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है, ये मल्टी बटालियन कटायन नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं स्यूडो हार्डनेस। स्यूडो हार्डनेस, इसी को क्या बोला जाता है, स्यूडो हार्डनेस। स्यूडो का मतलब होता है झूठ मूठ का हार्डनेस, ठीक है। वो किसके कारण आता है, वो आता है सोडियम के कारण। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सोडियम कौन सी हार्डनेस को कोज करता है, स्यूडो हार्डनेस को कोज करता है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में हार्डनेस नहीं होती है, बिकॉज ये कैसा है, ये मोनो वैलेंट कटायन है, ठीक है। अब देखो जो CaMg है ये कंबाइन करेंगे डिफरेंट टाइप के केमिकल, मतलब कि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से, जैसे कि दोस्तों HCO3, CaCO3, ठीक है। इनसे क्या करेंगे, ये Ca तो मैंने गलत लगा दिया, CO3, इनसे क्या करेंगे, ये कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके कोज करेंगे हार्डनेस, जैसे कि Cl, कैल्शियम एंड सल्फेट भी होता है, इसमें बहुत सारे आते हैं। तो ये हम दो श्रेणी में इसको बांटते हैं, दो हम ग्रुप में इनको बांटते हैं। एक होती है कार्बोनेट हार्डनेस, जैसे कि HCO3 अगर Ca और Mg से मिल जाएगा तो कोज करेंगे कार्बोनेट हार्डनेस, इसको बोलते हैं दोस्तों बाइकार्बोनेट। जैसे कि CaHCO3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ऐसे ही MgCO3
और MgSCO3, इनके द्वारा क्या होता है दोस्तों, इनके द्वारा आता है कार्बोनेट हार्डनेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस, क्योंकि इसको हम बॉइलिंग से दूर कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, जब बॉइलिंग होगी, जब दोस्तों हम इनको बॉइल करेंगे तो देखो क्या होगा, CaCO3 को लेट सपोज हम बॉइल कर दें, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये जब इसको हम हीट करेंगे, बॉइल करेंगे, तो ये दोस्तों CO2 निकल जाएगा ऊपर और Ca बैठ जाएगा नीचे। ध्यान रखना है, जो Ca होता है ये आपका वाटर में इनसोल्यूबल होता है। Ca वाटर में, कैल्शियम वाटर में इनसोल्यूबल होता है, तो ये इसका प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम Mg जो होता है दोस्तों, MgCO3, ये कभी भी नीचे नहीं बैठेगा, इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, ये आपका सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, तो इसको सिंपल बॉइलिंग से हम नहीं निकाल सकते। तो कैल्शियम की हार्डनेस है, कौन सी हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस, उसको हम बॉइलिंग से दूर कर सकते हैं। MgCO3, MgSCO3 की हार्डनेस को हम बॉइलिंग से दूर नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का मतलब क्या है। जैसे कि Ca और Mg अगर Cl से मिलेंगे, SO4 से मिलेंगे, तो ये होंगी आपकी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। इनको भी हम बॉइलिंग से दूर नहीं कर सकते, इनके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं दूर करने के, जैसे कि जियोलाइट प्रोसेस आपने सुना होगा। अब यहाँ पे और चीज़ दी है एल्कलिनिटी, तो एल्कलिनिटी में दोस्तों क्या होता है, एल्कलिनिटी में 3 चीज़ आती हैं। एक आता है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड Na। अगर ये रिएक्ट करेंगे किससे, SCO3, CO3 एंड OH माइनस से, ठीक है, इन पे माइनस आएगा, तो तभी आपका क्या होगा, एल्कलिनिटी हो जाएगी, ठीक है। वाटर कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर सोडियम एल्केलिनिटी एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा दोस्तों कि उस वाटर में आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट होगी। अगर Na एब्सेंट है तो वहाँ पे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट होती है, यहीं से थोड़ा सा रिलेशन बनता है इन चीज़ों के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर Na एब्सेंट है, Na एब्सेंट होने का मतलब है NaCO3, अगर ये आपका एब्सेंट है तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये चला जाएगा अलग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब ये इसको छोड़ देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl एंड आपका SO4 जो भी आएगा, ठीक है, इससे जाके अटैच होगा, और Cl SO4 क्या कोज करते हैं, ये परमानेंट हार्डनेस कोज करते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक पॉइंट हमने यहाँ पे जाना कि अगर Na एब्सेंट है तो वहाँ पे कैसी हार्डनेस होगी, वहाँ पे कार्बोनेट हार्डनेस भी होगी प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी होगी, ठीक है, दोनों हार्डनेस होगी। और यहाँ पे इस केस में जो कार्बोनेट हार्डनेस है, कार्बोनेट हार्डनेस ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी एल्कलिनिटी के इक्वल। देखो भाई यहाँ से Na चला गया है, सिर्फ बचा है क्या, Ca और Mg बचा है, और इसके क्या बचे हैं, ये बचे हैं। तो अब बताएं आप कि जो एल्कलिनिटी है वो किसके इक्वल होगी, कार्बोनेट हार्डनेस के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ टोटल हार्डनेस के बारे में पूछा है, टोटल हार्डनेस निकालना सिंपल है, बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ये सभी चीज़ें दे देगा और पूछेगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी, कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे टोटल हार्डनेस का सिंपल फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये हो जाएगा Ca प्लस प्लस अपॉन 20 प्लस Mg प्लस प्लस अपॉन 12, और इस पूरे का जो ब्रैकेट होगा उसके बाहर होगा CaCO3, ठीक है। अब यहाँ पे Ca प्लस प्लस क्या है, ये है आपका 120 अपॉन 20, Mg प्लस प्लस कितना है 60 अपॉन 12, और CaCO3 का कितना होता है 50 होता है,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 आपका 50 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 50 को, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 5, तो 5 एंड 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा 11 इंटू 50 करेंगे 550 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ दी कार्बोनेट हार्डनेस, तब आपने क्या बताना है, कार्बोनेट हार्डनेस किसके इक्वल हो जाएगी, एल्कलिनिटी के इक्वल हो जाएगी 200 mg/L, ठीक है। कार्बोनेट हार्डनेस आपकी एल्कलिनिटी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कार्बोनेट हार्डनेस निकालते हैं हम मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अब बात करते हैं, देखो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि अगर एल्कलिनिटी ज़्यादा है टोटल हार्डनेस से अगर एल्कलिनिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें सोडियम भी प्रेजेंट है और वहाँ पे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मौजूद नहीं होगी इस केस में। तो कार्बोनेट हार्डनेस किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल हार्डनेस के, क्योंकि उसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस अब मौजूद ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट हार्डनेस है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो ये क्वेश्चन है आपका सेटलिंग टैंक। इन ए कंटिन्यूअस फ्लो सेटलिंग टैंक 3 मीटर डीप एंड 60 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे एक सेटलिंग टैंक है जिसको हम सेडिमेंटेशन टैंक भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो है, ठीक है। इसकी डेप्थ दी है 3 मीटर और लेंथ दी है 60 मीटर। व्हाट फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर वुड रिकमेंड फॉर इफेक्टिव रिमूवल ऑफ 0.025 mm पार्टिकल्स। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सी वेलोसिटी को रिकमेंड किया जाएगा अगर हमको हटाना है 0.025 mm पार्टिकल्स को। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल इज 2.65 एंड काइनेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v होता है इसका, मतलब ऐसे करके, ठीक है। फॉर वाटर में बी टेकन एज 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसमें आपने बताना है इस केस में वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए दोस्तों। देखो इसके लिए आपने सेटलिंग वेलोसिटी का सिंपल क्या रखना है, देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं, मैं वहाँ पे गलत बोल गया हूँ, वेलोसिटी सेटलिंग वेलोसिटी, दो वेलोसिटी आती है, एक हॉरिजॉन्टल जो उसको हॉरिजॉन्टली फ्लो कराती है, एक होती है सेटल वाली वेलोसिटी जो उसको नीचे बढ़ाती है। तो यहाँ पे सिंपल आपने बताना है सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो सेटलिंग वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है G/18 कैपिटल G-1 d स्क्वायर mm में होगा अपॉन ये हो जाएगा आपका ईटा, ठीक है। अब देखो G का वैल्यू आप सभी जानते हैं 9.81 होता है, ठीक है। तो रखेंगे सभी चीज़ों का यहाँ पे 9.81 अपॉन 18, ये हो जाएगा 2.65 में से -1 चला जाएगा 1.65 और यहाँ पे D कितना है 0.025 स्क्वायर। और यहाँ पे दोस्तों इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे 0.1, और इसको जब मीटर में बदलेंगे तो लेट मी चेक कितना आएगा ये 0.1 ये होगा 9.81 अपॉन 18 1.65 इंटू 0.025 स्क्वायर अपॉन 0.01 ये आएगा दोस्तों आपका। चलो सेकंड सेंटीमीटर में रहने देते हैं, तो ये आ रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 0.0562 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो हमने इसको चेंज नहीं किया, और अगर मीटर पर सेकेंड में देता तो तब हमने इसको चेंज करना होता। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए वाटर सप्लाई स्कीम हैज़ टू बी डिजाइन फॉर ए सिटी हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000। कितना है 1 लाख है, हाँ 1 लाख है। एस्टिमेट द मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट को हम डिमांड भी बोलते हैं,
ठीक है। इन मिलियन लीटर पर डे, मतलब कि MLD में आपने बताना है। फॉर एन एवरेज वाटर कंजप्शन ऑफ 250 LPCD। देखो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया है एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड आपको दिया है कितना, 250 LPCD। देखो L होता है लीटर, P मतलब पर कैपिटा, C मतलब कैपिटा होता है और D मतलब डे होता है। तो यहाँ पे दिया है देखो 250 लीटर पर डे पर कैपिटा। एक बंदा एक दिन में 250 लीटर पानी कंज्यूम करता है। तो आपने बताना है मैक्सिमम डेली डिमांड या मैक्सिमम ड्राफ्ट क्या होगी। अब देखो हम अगर पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म रेट से वाटर का कंजप्शन होता है, ये भी आप समझते हैं, क्योंकि त्यौहार पड़ते हैं उस पर ज़्यादा पानी खर्च होता है। और अगर मैं पूरे साल की बात ना करूं, मंथ की बात करूं, तो मंथ में भी वेरिएशन मिलता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों वीक की, वीक में भी वेरिएशन मिलता है। तो अगर मुझे वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करना है, मतलब किसी टैंक को डिज़ाइन करना है, तो क्या मैं एवरेज के लिए डिज़ाइन कर दूंगा उसको? भाई मैंने एवरेज के लिए डिज़ाइन कर दिया 250 LPCD। लेट सपोज हम 7 दिन की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक संडे है, ये लेट सपोज हमने संडे ले लिया। आपको पता है संडे वाले दिन छुट्टी होती है और मोस्टली जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सबकी छुट्टी होगी और सब ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे। तो इस दिन तो 250 लीटर पर कैपिटा से कम नहीं चलेगा, एक पता नहीं कितना, मतलब इससे ज़्यादा यूज करेगा। तो अब आपने सिर्फ 250 लीटर के लिए डिज़ाइन कर रखा है, मतलब 250 लीटर पर डे पर कैपिटा, एक आदमी के लिए 250 लीटर। अब वो नहा रहा है और बेचारा पानी चला गया, मतलब नहाते हुए पानी चला गया, साबुन वबुन सब लगी है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम के लिए डिज़ाइन करते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं, जिससे कि जिस दिन सबसे ज़्यादा डिमांड हो उस दिन की भी डिमांड फुलफिल हो सके। तो ये कितना रखते हैं दोस्तों, ये रखते हैं 1.8 टाइम ऑफ क्यू एवरेज। तो देखो ये कितना हो जाएगा, लेट मी रेज दिस, ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्यू मैक्स इक्वल टू 1.8 इंटू 250। ये तो हुई बात दोस्तों एक आदमी की। अब हमको निकालना है 1 लाख पॉपुलेशन के लिए कितना पानी लगेगा, तो ये लगेगा आपका कितना, 0 है, 5 0 है। तो इसको जब सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 250 इंटू 1 लाख, तो ये आएगा दोस्तों 45 मिलियन लीटर पर डे, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सीवेज इज फ्लोइंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड इन ए 300 mm डायामीटर ऑफ सीवर, ठीक है। फाइंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आपने फाइंड करना है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और यहाँ पे n का वैल्यू दिया है, मतलब कि मेनिंग कोफिशिएंट का वैल्यू दिया है 0.013। अब आपने बताना है इसमें कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें दी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो 0.9 मीटर पर सेकेंड, दूसरा दिया है दोस्तों आपको डायामीटर 300 mm, n दिया है आपको 0.013। तो अब आपने बताना है इस केस में कि कितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये सीवेज जो फ्लो हो रहा है ये पार्शली फ्लो हो रहा है या फुल फ्लो हो रहा है। आपने हमेशा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब आपने फुल फ्लो ही लेके चलना है। वैसे दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हम कभी भी फुल फ्लो लेके नहीं चलते हैं इन केस ऑफ सीवर, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बिकॉज वहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिससे गैसेज आती हैं, ठीक है, जिससे गैसेज निकलती हैं और वहाँ पे दोस्तों विस्फोट हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम थोड़ा खाली करके चलाते हैं उसको, जिससे कि वहाँ पे सफिशेंट ऑक्सीजन जा सके। बट यहाँ पे नहीं दिया है तो हम फुल फ्लो की बात करेंगे, फुल फ्लो की।
तो चलिए इसका एक फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू 1/n। n क्या है? मेनिंग कोफिशिएंट। r क्या है दोस्तों? r की पावर 2/3, s की पावर 1/2। यहाँ पे r है, r इज नथिंग बट दी हाइड्रोलिक रेडियस। और आप सभी जानते हैं ये होता है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने क्या बोला है? एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। तो ये गलत है। एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर नहीं होता है, ये होता है दोस्तों फ्लो एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, या फिर एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पैरामीटर, ऐसे लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पैरामीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा इस केस में। फुल है तो π/4 d² अपॉन वेटेड पैरामीटर कैसे निकालेंगे? πd। पाई से पाई कैंसिल आउट, एक डी से एक डी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे r बचेगा d/4। d कितना है? 300। तो हम मीटर में लेंगे तो 0.3 हो जाएगा, अपॉन 4 करेंगे मतलब 0.075 मीटर। अब हमने क्या करना है? सभी चीज़ों को यहाँ पे उठा के रखना है। s निकल जाएगा आपका, और s जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं 0.9 इक्वल टू 1/0.013 इंटू 0.075 की पावर 2/3 और s की पावर 1/2। लेट मी सॉल्व दिस। अपॉन 0.075 की पावर 2/3 स्क्वायर, तो ये आएगा दोस्तों आपका 0.0043। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपने निकालना है फायर डिमांड फॉर ए सिटी हैविंग पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं दी है। अब देखो मैंने क्वेश्चन में देखा, वहाँ पे भी नहीं लिखा था, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो हमारे पास एक होता है फॉर्मूला, कौन सा? फ्रीमैन फॉर्मूला, जो होता है 1136 कॉस्ट में p/10 प्लस p। जो p है दोस्तों इसको लेंगे हम पॉपुलेशन इन 1000। पॉपुलेशन है इन 1000। तो यहाँ पे पॉपुलेशन अगर दी होती तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं दी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्रिटिकल पाथ इज डिफाइंड एज वन दैट गिव्स। देखो दोस्तों क्रिटिकल पाथ क्या होता है? ये टाइम की वैल्यू होती है, ये टाइम की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लिखा है द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें सबसे लंबा जो टाइम लगा है उसी को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम। मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपने बताना है BOT कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? BOT की फुल फॉर्म आपने बतानी है। तो BOT होती है आपकी बिल्डिंग ऑपरेटर ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्डिंग ऑपरेट ट्रांसफर। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे दिया है आपको water is flowing with velocity 0.15 meter per second over a plate 1 meter long and 0.8 मीटर वाइड। देखो दोस्तों यहाँ पे एक प्लेट दी है जिसकी आपको लेंथ दी है 1 मीटर और कितना वाइड है? 0.8 मीटर। इसमें फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 0.15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है रेनॉल्ड नंबर
और यहाँ पे दोस्तों विस्कोसिटी ऑफ वाटर दिया है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए लेंथ भी दिया है एंड विड्थ भी दिया है, बिकॉज जब हम फॉर्मूला लिखते हैं रेनॉल्ड नंबर का तो लिखते हैं हम रो वी एल अपॉन म्यू, और ऐसे भी लिखते हैं रो वी डी अपॉन म्यू। तो जो आप डी और एल देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, ये है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। बात करें पाइप में, तो पाइप में कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या हो जाती है, डायमीटर, बट इन केस ऑफ प्लेट यही आपकी हो जाती है लेंथ। तो इसलिए आपने विड्थ नहीं लेनी है इसमें लेनी है लेंथ। तो चलिए सभी वैल्यूज़ को रखेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, मास डेंसिटी 1000, वी कितना हो जाएगा 0.15, ये हो जाएगा 1 और नीचे 0.001। तो ये आएगा दोस्तों, आप इसको चेक करना, मतलब सिंपल आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे दोस्तों, नंबर 11 है आपके सामने, कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल इन ओपन चैनल फ्लो व्हेन विड्थ एंड डेप्थ ऑफ चैनल आर बी एंड डी रेस्पेक्टिवली एंड एम इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। देखो दोस्तों इकोनॉमिकल का मतलब होता है जिसमें पैसा कम लगे, पर ऐसा नहीं है कि हम ऐसे चैनल को बना देंगे जिसमें वो इकोनॉमिकल तो है बट इफ़िशेंट नहीं है। इकोनॉमिकल के साथ साथ इफ़िशेंट भी होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को कैरी भी करना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम साथ में बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफ़िशेंट चैनल सेक्शन। इसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए, पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए और क्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम दो कंडीशन लगाते हैं। अगर मैं इकोनॉमिकल की बात करूं दोस्तों, तो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन में डेप्थ ऑफ फ्लो मस्ट बी, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है डी, मस्ट बी हाफ ऑफ विड्थ ऑफ फ्लो। वहीं पे दोस्तों अगर बात की जाए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस की, m इक्वल टू ये होना चाहिए d/2, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो का हाफ। इसको बोलेंगे हम मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या दिया है, d इक्वल टू b/2, तो यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा 2d। ध्यान रखना आपने, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टेशनरी hydraulic jump occur in a rectangular channel with the initial and sequent depth being equal to 0.2 meter and 1.2 meter respectively. Estimate the energy loss. तो देखो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक जंप दिया है रेक्टेंगुलर चैनल में, यहाँ पे इनिशियल और सीक्वेंट डेप्थ दी है 0.2 मीटर एंड 1.2 मीटर। आपने बताना है इस केस में एनर्जी का लॉस कितना होगा। पहली बात तो आपको कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं पूछ रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमने सीक्वेंट डेप्थ का जिक्र क्यों किया है, अल्टरनेट डेप्थ का जिक्र क्यों नहीं किया है। सीक्वेंट डेप्थ ली है दोस्तों हमने, अल्टरनेट डेप्थ नहीं ली। तो ये क्वेश्चन आपने बताना है, ठीक है, कमेंट में लिखिए। तो चलिए देखो सिंपल है, डेल्टा ई हो जाएगा y2 स्क्वायर, सॉरी y2 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 4y2 y2 कितना है 1.2 है, माइनस 0.2 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 1.2 इंटू 0.2। तो लेट मी चेक, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है अपॉन 4 इंटू 1.2 इंटू 0.2, यह आएगा दोस्तों आपका 1.01 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक 2 मीटर लॉन्ग है, मतलब एक ब्लॉक है जिसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है दोस्तों कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है।
1 मीटर वाइड है एंड 1 मीटर डीप है, मतलब लंबाई कितनी है 2 मीटर, डीप कितना है 1 मीटर और वाइड कितना है 1 मीटर। डेप्थ ऑफ इमर्शन बीइंग 0.5 मीटर, और दोस्तों ये कितना डूबा है पानी में 0.5 मीटर। यहाँ पे वाटर का जो वेट है, वेट डेंसिटी लिखी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देन द वेट ऑफ ब्लॉक इज, अब आपने बताना है कि इस केस में उस ब्लॉक का कितना वेट होगा। तो देखो ये कुछ इस टाइप से होगा, ये वाटर का सरफेस है, ये हाफ नीचे होगा और हाफ ऊपर होगा, ये हाफ नीचे होगा हाफ ऊपर होगा। ये मैंने दिखाया था दोस्तों इसका क्रॉस सेक्शन, ये मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया। और लेंथ कैसे होगी, लेंथ होगी इस टाइप से, लेंथ कितनी होगी 2 मीटर, विड्थ कितनी होगी 1 मीटर, बट डेप्थ ऑफ इमर्शन कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। अब देखो आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। बायोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, जो बॉडी होती है वो अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करती है। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक। लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक, सिंपल है। तो देखो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ये कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम जो भी लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है। अब यहाँ से कितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा भाई, अगर मैं किसी लिक्विड में कोई बॉल डाल रहा हूँ तो वो कितना वॉल्यूम हटाएगा, जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा, जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम हटा है, ये वाला वॉल्यूम, ये 0.5 मीटर, ये आपका कितना 1 मीटर और लेंथ कितना है 2 मीटर। तो वॉल्यूम, लेट मी राइट दिस, डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1 इंटू 2, मतलब कि 1 मीटर क्यूब। यहाँ पे अगर बात करें डिस्प्लेस वेट कितना होगा, तो ये हो जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, ऐसे तो निकालते हैं वेट। तो देखो वेट डेंसिटी वॉल्यूम इसका वाटर का दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, रखेंगे इसको, इनटू करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 आया, तो ये कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। तो ये दोस्तों क्या है, ये है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस लिक्विड हुआ है उसका वेट। यही किसके इक्वल होगा, यही होगा वेट ऑफ ब्लॉक के। और वेट ऑफ ब्लॉक कैसे निकालेंगे, देखो उसका वॉल्यूम है और उसका वेट डेंसिटी होगा, उसका वेट डेंसिटी होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, वेट ऑफ ब्लॉक ही पूछा है, सिर्फ वेट ऑफ ब्लॉक पूछा है यहाँ पे। तो वेट ऑफ ब्लॉक भी कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अगर यहाँ से आपको वेट डेंसिटी पूछता तो आप क्या करते, यहाँ पे गामा इंटू वी करते, वी आप निकाल लेते कितना 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2, और यहाँ से इसको करते हैं 2 से 5, मतलब 5 टाइम जाता तो 5 आ जाता है इसका क्या दोस्तों, वेट डेंसिटी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्राउड्स नंबर इज डिफाइंड एज द रेशो। फ्राउड नंबर आपने बताना है किस किस का रेशो होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, इसका हो जाएगा आपका ग्रेविटी। देखो इनर्शिया सभी में आएगा बट नीचे वाला जो है वो बदलता रहता है। बात करें दोस्तों फ्राउड नंबर की, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। और कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, ये हमेशा वहाँ पे जो होता है जहाँ पे दोस्तों ग्रेविटी जो फोर्स है वो डोमिनेट होती है, ठीक है, मतलब जहाँ पे उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि ओपन चैनल फ्लो में। ओपन चैनल फ्लो इज ए ग्रेविटी फ्लो, ठीक है।
वहाँ पे दोस्तों ग्रेविटी के कारण फ्लो होता है। आपने देखा होगा जो भी नदी नाले होते हैं वे किसी ग्रेडियंट पे बनाए जाते हैं जिससे कि उनका वेट डाउनवर्ड उनको फ्लो में मदद करा सके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल इज कॉल्ड। तो सिंपल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे बोला है दोस्तों कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। देखो यहाँ पे बोला है कि ये हमने माना है, लेट सपोज FC के हमने माना है 20 MPa, तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मानी है 20 MPa। अब पूरी लाइफ में इस स्ट्रक्चर की जो प्रोबेबिलिटी होगी फेल होने की वो 5% होगी। 5% से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब कि 95% चांस है कि सिक्योर है दोस्तों, ये आपका श्योर है कि ये आपका सिक्योर है। ये हमेशा 95% आपका सिक्योर रहेगा और 5% ही चांस है कि ये फेल हो जाए एट दिस स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। एक लास्ट वीडियो और बचा है इस पर, जिसमें हम अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस करेंगे, जिसको मैं आपको शाम को कराऊंगा आज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और बताना अगर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, इन चीज़ों को मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।